हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद मनोहर पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम करंट अफेयर्स की 5वीं वीडियो लेकर आए हैं। इससे पहले हमने पेट्रोल की कीमत किस प्रकार से बढ़ती है और किस प्रकार से तय होती है ये देखा था। उसके बाद हमने लेटरल एंट्री के इश्यूज़ को डिस्कस किया था। उसके बाद हमने ग्रेटा थनबर्ग के किस प्रकार से एनवायरनमेंट प्रोग्राम चलाए जाते हैं उनको देखा था। उसके बाद 8 मार्च को ही महिला दिवस क्यों मनाया जाता है ये देखा था। इन सभी को आपने बहुत ही बेहतरीन प्यार और समर्थन दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद। और उसी कड़ी में आज हम एक बेहतरीन वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आप बहुत ही ज़्यादा जानकारी ले पाओगे और आने वाली हर परीक्षा के अंदर मेरा मानना है कि एक क्वेश्चन आप सही भी कर पाओगे। तो दोस्तों, हम वीडियो शुरू करें इससे पहले आप 3 काम कर लीजिए। पहला ये है कि जो साथी हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दूसरे, इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए और वीडियो देखने के बाद आप ज़रूर कमेंट करके अपनी राय भी देनी है। और जो ज़रूरतमंद है उन छात्रों को ये वीडियो ज़रूर भेजें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक है बायोस्फीयर रिजर्व। ये बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है क्योंकि जो अभी यूनेस्को के MAB प्रोग्राम होता है, मैन्स एंड बायोस्फीयर रिजर्व, उसके अंतर्गत पन्ना जो टाइगर रिजर्व है या पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व है उसको भी शामिल कर दिया गया है। तो ये इसलिए न्यूज़ में आता है। और आप जानकर हैरान होंगे कि UPSC के लगभग 2005 से लगाकर 2020 के 15 सालों के अंदर यहाँ से लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आए हैं। तो आप समझ गए होंगे कि कितना महत्वपूर्ण है। अब हम सीधा चलते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व क्या है। तो दोस्तों, जिस प्रकार से पर्यावरण के ऊपर बहुत बड़ी एक तरह से चीज़ें चलती रहती हैं और उसके विनिष्ट करने के लिए, उसे समाप्त करने के लिए लोग अंधाधुंध उसका प्रयोग करते हैं, जिससे इससे नुकसान होता रहता है। तो यूनेस्को ने 1971, कौन सा साल है 1971, यहाँ पर उन्होंने एक MAB प्रोग्राम, MAB, ठीक है, जिसका पूरा नाम है मैन्स एंड बायोस्फीयर रिजर्व। ये एक प्रोग्राम था। इसके माध्यम से क्या था कि इतने दिन जितने भी प्रोग्राम थे वो एक तरह से पर्यावरण को प्रोटेक्ट करने के लिए ही बनाए गए थे। उसमें किसी व्यक्ति या समुदाय को शामिल नहीं किया गया था। तो ये एक पहला कॉन्सेप्ट था जो बृहत्तर कॉन्सेप्ट था, लार्जेस्ट कॉन्सेप्ट था। इसके माध्यम से क्या किया गया कि जो मानव है ना, एक तरह से अपना मानव को भी शामिल कर दिया गया और जो नेचर है उसको भी शामिल कर दिया गया। तो इन दोनों को शामिल करते हुए एक तरह से एक ऐसी संरचना बनाई गई ताकि दोनों का एक तरह से कोलैबोरेशन होता रहे और एक तरह से वैज्ञानिक मतलब साइंटिफिक तरीके से इसका प्रोटेक्शन किया जाए। तो ये प्रोग्राम इसलिए लॉन्च किया गया। उसके बाद ये चलता रहा। और इसकी अगर हम एकदम पूरी डेफिनेशन को देखें तो आरक्षित जैवमंडल क्षेत्र में स्थलीय एवं सागरीय, ठीक है, दोनों जगह हो सकती है, स्थल भी हो सकता है और सागरीय भी हो सकती है, यानी समुद्र तट वाला क्षेत्र होता है वो भी इसके अंदर शामिल हो सकता है। अजैविक एवं जैविक संसाधनों, जीव जंतुओं, वनस्पतियों का प्रबंधन और संरक्षण किया जाता है। तो ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। क्या हो गई? डेफिनेशन हो गई, ठीक है। तो पहला हो गया डेफिनेशन। उसके बाद कॉन्सेप्ट की बात करें तो कॉन्सेप्ट में यही है कि इसके माध्यम से एक तरह से क्या किया जाएगा कि जो मानव है वो भी इसमें शामिल हो जाएगा और प्रकृति और एक तरह से डेवलपमेंट और ये सारी चीज़ें शामिल होकर एक बृहत्तर कॉन्सेप्ट बनाया गया है। तो इसके माध्यम से एक प्रोटेक्शन को पूरा सुरक्षित कर दिया जाएगा और इसके अंदर जो वहाँ की जो जीव जंतु वगैरह रहते हैं तो उनकी भी ध्यान दिया जाएगा और व्यक्ति के जो अधिकार है उनको भी शामिल कर दिया जाएगा। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ थी, ये चलती रही। उसके बाद बैकग्राउंड, तो बैकग्राउंड अपन देख ही चुके हैं। 1971 में एक तरह से स्टार्ट हुआ और 1979 में विश्व में पहली बार इसका आविर्भाव होता है और 1986 में भारत में पहला जो बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था उसका नाम था नीलगिरी, ठीक है। उसके बाद हम आगे देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें शामिल थी। अब हम अगर बात करें तो बायोस्फीयर रिजर्व होता है, उसके अंदर 3 सेक्टर होते हैं, ठीक है। 3 क्षेत्र एक टाइप से हो गए, ठीक है। क्या हो गए? 3 सेक्टर हो गए। सबसे पहले नीचे जो पहला होता है इसे बोलते हैं कोर, जो सबसे मतलब एक तरह से ऐसे मान लो कि कोई चीज़ है उसके अंदर ये इस टाइप से है। तो पहला हो गया ये कोर। ये क्या होता है? एक तरह से नेशनल पार्क टाइप होता है जिसमें पूरी तरह से प्रोटेक्टेड चीज़ें होती है। इसमें लगभग पूरी तरह से प्रतिबंधित चीज़ें होती हैं और कोई भी सरकारी कर्मचारी के अलावा लगभग नहीं जा सकता, अनुमति बगैर तो बिल्कुल भी नहीं जा सकता। तो ये हो गई हाई प्रोटेक्ट एरिया, ठीक है, जिसे बोलते हैं कोर। उसके बाद आ गया इसके बीच वाला जिसे बोलते हैं बफर। तो बफर क्या होता है? जिसमें एक तरह से एक ऐसा क्षेत्र बनाया गया ताकि यहाँ क्या रहते हैं? जीव जंतु रहते हैं और यहाँ क्या रहते हैं? मानव रहते हैं। तो इनके बीच में एक ऐसा सेक्टर बना दिया गया ताकि इनके बीच में सीधी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुए। क्योंकि आप अगर हर जगह पढ़ते होंगे कि मानव जीव के बीच में संघर्ष चलता रहता है,
तो वो भी एक काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर पूछे कि आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ होती है बफर में, तो E फॉर एक तरह से एजुकेशन हो गई, रिसर्च हो गया और ट्रेनिंग टाइप, ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर शामिल होती है। कहाँ पर? बफर क्षेत्र में, ठीक है। इसके जो बाहर वाला हिस्सा होगा इसे बोलते हैं संक्रमण क्षेत्र या ट्रांजैक्शन एरिया। इसमें एक तरह से संधारणीय विकास, ये अच्छा शब्द है, आप मेंस में भी इसका यूज कर सकते हो, किसी भी एग्जाम में, लिखने वाले एग्जाम में इसका आप भरपूर यूज कर सकते हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को संधारित करते हुए यहाँ पर व्यक्ति है वो रह भी सकते हैं, ठीक है। ये आप घर देख रहे होंगे, ठीक है, यहाँ पर व्यक्ति रह सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, अपना सब कुछ काम भी कर सकते हैं। तो ये हो गया 3 क्षेत्र। अगर आपको पूछा कि कोर्स क्या होता है, उसके बाद संक्रमण क्षेत्र हो गया, और उसके लास्ट में क्या हो गया? लास्ट में हो गया एक तरह से आपका सॉरी बफर, कोर, बफर और संक्रमण, ये 3 क्षेत्र हो गए। तो इनको आपको ध्यान से देखना है, यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये हमने देख लिया कि वाइस प्रेजर के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। अब हम दोस्तों सीधे चलते हैं कि भारत के अंदर कौन कौन से वाइस प्रेजर है, इनको भी याद कराएंगे, टेंशन मत लीजिए आप, और हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए ताकि एक अच्छा परिवार बने। और ये निःशुल्क जो हमने यात्रा एक प्रारंभ की है, इसमें भी आपका पूरी तरह से हम सहयोग कर सकें। तो सबसे पहले हम इसको क्या करना है, स्टेट वाइज आपको देखना है। क्या करना है? स्टेट वाइज देखना है। तो सबसे पहले जो यहाँ पे स्टेट आता है सबसे ऊपर वो आता है हिमाचल प्रदेश। क्या आता है? हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के अंदर यहाँ पर एक वाइस प्रेजर बनाया गया जिसका नाम है कोल्ड डेजर्ट या शीत मरुस्थल। ये कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो ये पहली चीज़ हो गई हिमाचल प्रदेश। उसमें बाद हम नीचे आएंगे, नीचे कहाँ आएंगे? नंदा देवी में, नंदा देवी जैसे, या फिर उत्तराखंड में। उत्तराखंड में तो हिमाचल का हो गया एक, ठीक है, कोल्ड डेजर्ट। उसके बाद हम आए उत्तराखंड में, उत्तराखंड में कौन सा हो गया? नंदा देवी। कौन सा हो गया? नंदा देवी, ठीक है। यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? स्नो लेपर्ड, ठीक है, स्नो लेपर्ड जिसे हिम तेंदुआ भी कहा जाता है। और यहाँ पर एक चीज़ और क्या है? यहाँ पर फूलों की घाटी, ठीक है, क्या है? फूलों की घाटी, ठीक है, वो भी यहाँ पर पाई जाती है। और नंदा देवी, और ये क्या है? यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में भी शामिल है। तो ये चीज़ हो गई अपनी एक तरह से तो ये अपने हिमाचल देख लिया, उसके बाद उत्तराखंड देख लिया। उसके बाद हम जैसे सीधे इधर आएंगे तो क्या आएगा? सिक्किम आएगा, ठीक है, ये हो गया सिक्किम। तो सिक्किम में कौन सा है? कंचनजंगा। कौन सा है? कंचनजंगा। तो कंचनजंगा के अंदर क्या चीज़ फेमस है? कंचनजंगा एक बहुत बड़ी ऊंची चोटी है और सिक्किम में स्थित है। और यहाँ पर कौन सी नदी निकलती है? तिस्ता नदी, ठीक है। कौन सी नदी निकलती है? तिस्ता नदी, ठीक है, जम्मू हिमनद से निकलती है और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ये यूपीएससी में क्वेश्चन आ रखा है, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। अगर उसके बाद हम आए तो यहाँ पर आपको, अगर आप इधर जाओगे, इधर आप नीचे आओगे तो ये कौन सा आ गया? वेस्ट बंगाल आ गया, क्योंकि वेस्ट बंगाल है वो सीधा ऊपर तक भी जाता है, दार्जिलिंग है वो ऊपर पड़ता है। तो आपको ध्यान रखना है कि वेस्ट बंगाल में एक वाइस प्रेजर है जिसका नाम क्या है? सुंदरवन। क्या नाम है? सुंदरवन, ठीक है। सुंदरवन में क्या पाए जाते हैं? रॉयल बंगाल टाइगर, ठीक है। इस बार चुनाव भी है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है सुंदरवन, एक तरह से ये हो गया। और ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में भी शामिल है। तो हम दोस्तों अभी हमने देख लिया था। अब हम चलते असम में। असम में आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि बंगाल के बाद क्या आता है? असम आता है। तो यहाँ पर जो मेन क्षेत्र है, यहाँ पर एक तरह से चीज़ें, एक तो पहला हो गया मानस, ठीक है। क्या हो गया? मानस, ठीक है, मानस ये हो गया, एक तरह से मानस हो गया अपना। तो मानस में कौन सा है? एक तो गोल्डन लंगूर बोलते हैं, जैसे क्या नाम है? गोल्डन लंगूर, ठीक है, गोल्डन लंगूर, जैसे सुनहरा एक तरह से लंगूर भी बोला जाता है। तो ये मानस हो गया, ठीक है, मानस हो गया। उसके बाद है डिब्रू सैखोवा, ठीक है, डिब्रू सैखोवा या डिब्रू सैखोवा, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, ये सबसे छोटा है, ठीक है, स्मॉलेस्ट वाइस प्रेजर इन इंडिया। तो आपका आंसर हो जाएगा डिब्रू सैखोवा, ठीक है। तो ये हो गया 2 असम के। अब हम चलते हैं सीधे कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो इसका नाम है दिबांग या दिबांग वैली। तो ये कहाँ पर हो गया? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश क्या है? भारत का सबसे एक तरह से ईस्ट का स्टेट है, और सबसे वेस्ट का स्टेट कौन सा हो गया? एक तरह से अपना गुजरात हो गया। इनके बीच में जो समय है वो लगभग 2 घंटे का अंतराल होता है। और ये यूपीएससी में दोनों क्वेश्चन आ रखे हैं कि सबसे इधर वाला जिला स्टेट कौन सा और इधर वाला स्टेट कौन सा। तो गुजरात ये हो गया, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना टाइम का, तो ये हो गया। तो ये चीज़ होगी। अभी हमने ऊपर से देखने शुरू किए थे। सबसे ऊपर ही था हिमाचल में कोल्ड डेजर्ट, और उत्तराखंड में नंदा देवी, और सिक्किम में कंचनजंगा, और उसके बाद पश्चिम बंगाल में सुंदरवन और डिब्रू सैखोवा, और
मानस, ये असम में हो गई, और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग वैली। और अब हम चलते एक और यहाँ पर बच गया है मेघालय। ठीक है, तो मेघालय में आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, यहाँ पर नोक्रेक है। ठीक है, क्या नाम है? नोक्रेक। ठीक है, नोक्रेक कौन सी पहाड़ियों में स्थित है? गारो में। ठीक है, यही क्वेश्चन आ सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। आजकल यूपीएससी ने एक तरह से इस टाइप से क्वेश्चन पूछने शुरू कर दिए हैं। तो ये आपका हो गया नोक्रेक। तो आप, और ये क्या है? यूनेस्को के एमएवी प्रोग्राम में शामिल है। तो आप इसको एक ऐसे याद कर लो कि जो नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं उनमें कंचनजंगा और नोक्रेक 2 ही एमएवी प्रोग्राम में शामिल हैं। अभी हम पीछे देखेंगे कैसे याद करना है। उसके बाद हम जैसे नीचे आते हैं तो उड़ीसा में एक हो गया अपना सिमलीपाल। सिमलीपाल कहाँ हो गया? उड़ीसा में। तो ये हमने देख लिया। उसके बाद हम जैसे नीचे आते हैं तो आंध्र प्रदेश में कौन सा हो गया? शेषाचलम। ये एक पहाड़ी भी है और यहाँ पर ये एक तरह से अपना पाया जाता है। तो ये हमने देख लिया एक तरह से शेषाचलम। और अब हम नीचे जैसे आते हैं तो ये हो गया नीलगिरी। नीलगिरी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। ये लगभग कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु तीनों को मिलाने वाली एक श्रृंखला है। और ये ऐसे जाती है, इसे क्या बोलते हैं? पश्चिमी घाट, इसे क्या बोलते हैं? पूर्वी घाट। तो नीलगिरी क्या होगी? दोनों के बीच में मिलन पॉइंट होगी। यहाँ पर इसलिए बायोडाइवर्सिटी है वो हाईएस्ट पाई जाती है, एक तरह से अच्छी पाई जाती है। इसलिए यूपीएससी ने भी क्वेश्चन पूछा है कि पश्चिम घाट और पूर्वी घाट को मिलाने वाली जगह है, उसका नाम क्या है? तो वो है नीलगिरी। अब हम नीचे चलते हैं तो अगस्तमलाई, ये एक तरह से केरल और तमिलनाडु दोनों को मिलाते हुए अगस्तमलाई है। और इसके नीचे जो है वो गल्फ और मन्नार की खाड़ी। ठीक है, तो ये कहाँ है? तमिलनाडु में, एक तरह से अपने पहाड़ के नीचे एक टाइप से हो गई, इधर हो गई। और एक ये बच गया ग्रेट निकोबार। ये आप बहुत ध्यान रखो, ऐसे छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। ग्रेट निकोबार है वो, ग्रेट निकोबार है, यहाँ पर अंडमान नहीं है। तो आपको ये बिल्कुल आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी कि जो ये ग्रेट निकोबार है और यहाँ पर क्या पाई जाती है? साल्ट मगरमच्छ पाई जाती है। अब हम अगर अंदर देखें कुछ चीज़ें तो मध्य प्रदेश आपको याद करने पड़ेंगे। तो मध्य प्रदेश में क्या? एक तो पंचमढ़ी है। ठीक है, क्या है? पंचमढ़ी है। क्या है? पंचमढ़ी है। तो एक तो पंचमढ़ी है जहाँ पर एक तरह से गलेरिया वगैरह भी पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद होगी ये अचान, अमरकंटक भी बोलते हैं। ठीक है, अमरकंटक में एक चीज़ होगी, आपको माँ नर्मदा की यहाँ पर पूजा की जाती है। और यहाँ पर एक दो मैं आपको बता दूं, यहाँ तो एक तो नर्मदा नदी तो निकलती है, इसके अतिरिक्त 2 नदियाँ और यहाँ से प्रवाहित होती है। तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं कि 2 नदियाँ कौन सी है। और ये हो गया पन्ना। यही है हमारे आज का टॉपिक भी था। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि पन्ना टाइगर रिजर्व जो था या बायोस्फीयर रिजर्व था, इसको अब एमएवी प्रोग्राम के अंदर भी शामिल कर दिया गया है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। तो हम पन्ना को थोड़ा सा अच्छे से देख लेते हैं। तो पन्ना के अंदर क्या है? एक तो देख लो, इसकी लोकेशन देख लो। तो ये विंध्य पर्वतमाला जो अपनी है वहाँ पर ये पाया जाता है। ठीक है, तो पहला हो गया कहाँ पाया गया? विंध्य में। ठीक है, यहाँ नदी कौन सी निकलती है? कैन। ठीक है, कौन सी निकलती है? कैन। ठीक है, ये पिछली बार भी न्यूज़ में था कि आपको पता होगा कि कैन बेतवा नदी है जो अपनी राष्ट्रीय परियोजना है, इसमें क्या है? 2 नदियों को जोड़ा जाता है। ठीक है, इंटरलिंकेड किया जाता है, तो इसलिए ये भी न्यूज़ में था। तो ये दोनों जो कैन बेतवा जोड़ी जा रही थी ना, वो इसके अंदर से हो रही थी, इसलिए इसका काफ़ी विरोध भी एक तरह से हुआ था। तो एक चीज़ आपको और ध्यान रखने की आवश्यकता है, जो पन्ना टाइगर रिजर्व है ना, जो अपने टोटल बायोस्फीयर रिजर्व कितने? 18। टोटल कितने हैं? 18। ठीक है, जिसमें 12 है वो यूनेस्को से मान्यता प्राप्त है और 6 है जो दूसरे हैं। तो जो 18 में से सबसे लेटेस्ट जिसको जोड़ा गया था वो कौन सा था? पन्ना था। और इधर जो 12 में से, यानी जो यूनेस्को में भी सबसे लेटेस्ट जोड़ा गया वो भी कौन सा? पन्ना। तो ये आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। सबसे पहला कौन सा था? नीलगिरी। और सबसे पहले यूनेस्को ने किसको मान्यता दी पहली? तो वो भी नीलगिरी। और सबसे लास्ट में किसको जोड़ा गया? पन्ना। और एमएवी प्रोग्राम में भी किसको जोड़ा गया? तो वो भी पन्ना। ठीक है, अब हम सबसे लास्ट देख लेते हैं, गुजरात में कौन सा है? रन ऑफ कच्छ। तो ये बहुत ही लार्जेस्ट ही होगा, क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्र होगा, कच्छ का रण तो बहुत बड़ा होगा। तो ये क्या हो गया? लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया। तो सबसे बड़ा यही है। और यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? एक बहुत बड़े जंगली गधे पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? जंगली गधे। ठीक है, और ये कई बार यूपीएससी ने इसको बहुत ज़्यादा बार पूछा है, 3 से 4 बार इसको पूछ चुकी है। और तो ये एक तरह से अपना हो गया बायोस्फीयर रिजर्व हो गया। एक बार वापस देख लेते हैं, हिमाचल प्रदेश में कोल्ड डेजर्ट याद हो जाएंगे। 1-2 बार इस वीडियो को आप बार देखोगे तो आपको याद हो जाएंगे। तो हिमाचल प्रदेश में कोल्ड डेजर्ट और हिमाचल प्रदेश में कोल्ड डेजर्ट हो गया, और उत्तराखंड में नंदा देवी हो गया, सिक्किम में कंचनजंगा हो गया, और असम में वेस्ट बंगाल में सुंदरबन हो गया, असम में अपना मानस और डिब्रू सैखोवा हो गया, और दिहांग देवांग हो गया, अरुणाचल प्रदेश में नोक्रेक हो गया, मेघालय में, और अपन नीचे आए थे फिर उड़ीसा में सिमलीपाल हो गया, शेषाचलम हो गया आंध्र प्रदेश में, और नीलगिरी हो गया, अगस्तमलई हो गया, मन्नार की खाड़ी हो गया, और यहाँ पर कौन सा था अपना निकोबार हो गया, उसके बाद पंचमढ़ी, पन्ना और अचान, अमरकंटक और कच्छ रण। तो ये तो हमारे टोटल पूरे हो गए एक तरह से 18। अब हमें जो याद करने हैं उनमें से 12 हो गए जो एमएवी प्रोग्राम में शामिल है,
जो यूनेस्को से मान्यता प्राप्त होती है, जिसमें क्या होता है कि एक तरह से पूरी उसका ध्यान रखा जाता है और इसे बोलते हैं वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, एक तरह से वर्ल्ड नेटवर्क बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। तो ये चीज़ शामिल होती है, तो इसलिए हमें इसको पूरी तरह से ध्यान रखने की आवश्यकता है। 12, तो आप एक तो ऐसे कर सकते हो कि 12 याद कर लो या फिर 6 याद कर लो। तो मेरा मानना है कि आप 6 याद करोगे तो सही रहेगा कि कौन से नहीं हैं, कौन से नहीं हैं, कौन से नहीं हैं। तो इसलिए इस मैप को मैंने बनाया है कि कौन से नहीं हैं। ये हमारा चैनल है स्टडी विद मनोहर, इसको आपको फॉलो करना है। अब हम देख लेते हैं कौन से नहीं हैं। तो सबसे पहला हो गया अरुणाचल प्रदेश वाला, हिमाचल प्रदेश वाला जो शीत मरुस्थल है वो एमएबी प्रोग्राम में अभी शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। तो पहला ये हो गया। उसके बाद जो दिबांग है वो कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में, उसको भी शामिल नहीं किया गया। तो एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और डिब्रू सैखोवा, ठीक है, 3, और मानस 4, ठीक है। तो 4 ये हो गए, और ये दोनों कहाँ हैं, असम में, ठीक है। उसके बाद शेषाचलम, तो ये भी आंध्र प्रदेश में, कच्छ का रण ये भी हो। तो इस टाइप से ये 6 है, जो 6 है ना, इनको अभी तक यूनेस्को के प्रोग्राम में शामिल नहीं किया गया है। तो ये अपने को 6 याद कर सकते, कुछ नहीं। शीत का मरुस्थल हो गया, दिबांग हो गया, डिब्रू सैखोवा हो गया, मानस हो गया, शेषाचलम हो गया, और कच्छ का रण हो गया। ऐसे याद कर लो कि जो साउथ में है वो एक इधर जो अपना नॉर्थ ईस्ट में है वो एक तरह से नोकरेक हो गया, जो नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, 8 जो अपने इधर वाले राज्य हैं इनको बोलते हैं। तो ये नोकरेक हो गया, और यहाँ पर एक जो अपना कंचनजंगा हो गया। तो ये 2 ही शामिल है, बाकी ये दिबांग, डिब्रू सैखोवा और मानस ये शामिल है ना। शीत मरुस्थल हो गया। साउथ में सिर्फ ये रखना याद है आपको, शेषाचलम और कच्छ का रण, ये, और मध्य प्रदेश के जो तीनों के तीनों हैं वो तीनों शामिल है। तो ये आपको और विशिष्ट जानकारी ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब हम देख लेते हैं प्रीवियस में कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं। तो ये यूपीएससी 2019 में ये क्वेश्चन आया था। यूपीएससी 2019 में ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन था। इसमें यूपीएससी क्या करती, 19 में क्या हुआ था कि जो यूनेस्को के एमएबी प्रोग्राम में जो शामिल किया गया था ना, वो था कंचनजंगा, ठीक है। कौन सा था, कंचनजंगा। तो उन्होंने क्या किया, उसके जो 10वां था ना, वो ये था, तो इसको ही पूछ लिया उन्होंने। तो ये यूपीएससी ऐसा करती रहती है। तो अगस्तमालाई बायोस्फीयर रिजर्व है, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल है। तो अभी हमने अगस्तमालाई को देखा था, ये कहाँ आता है, ये आता है अपना एक तरह से केरल और तमिलनाडु के बीच में आता है। तो आप इसको कैसे क्वेश्चन कर सकते हो। चलो आपने पहला पढ़ा भी, तो इसको मैं अगर करता हूँ या मैंने किया था वो इस तरफ था कि नागार्जुन श्रीशैलम बाघ रिजर्व वो कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। तो ये आंसर इसमें हो नहीं सकता, ठीक है। नागार्जुन श्रीशैलम पिछली बार क्वेश्चन में आया था, और ये क्या है, लार्जेस्ट एक तरह से टाइगर रिजर्व इन इंडिया, ये है, ठीक है। उसके बाद ये पापीकोंडा, तो ये भी आंध्र प्रदेश में, तो ये भी इसका आंसर हो नहीं सकता। उसके बाद ये साइलेंट वैली है, तो ये भी एक बहुत बड़े क्षेत्र को परिभाषित करता है, इसके अंदर हो नहीं सकता। तो यानी तीनों आपको नहीं आते हुए भी आपने 3 काट लिए। अब यानी यही बचा है, नैयार, पेपार, सैंद्रोनी वन्यजीव अभ्यारण्य और कलाकड़ मुडनथोराई बाघ रिजर्व, ये किसके अंदर आ गए, अगस्तमलाई में, ठीक है। तो ये अभी अपन ने देख लिया। अब आप देखो कि इस टॉपिक मैंने क्यों करवाया है, क्योंकि 2004 में ये पूछा गया है, ठीक है। इसमें क्या था, 4 बायोस्फीयर रिजर्व दिए थे, ठीक है, और उसके सामने स्टेट दिए थे। जैसे माना कि ये क्वेश्चन आ जाए कि नोकरेक, ठीक है, सामने मेघालय आ जाए, पंचमढ़ी जिसके सामने छत्तीसगढ़ आ जाए माना, ठीक है। तो आपको पूछा कि इसमें से कौन से गलत सम्मिलित है, तो यानी यही गलत हो गया। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन आए थे। उसके बाद 2005 में आया था कि बायोस्फीयर रिजर्व कौन से नहीं है। इसमें क्या कि उन्होंने एक तरह से लिस्ट दे दी 4, और फिर पूछा कि इसमें कौन से शामिल नहीं है। तो माना कि अभी मैं जैसे यही क्वेश्चन एक तरह से नया क्रिएट कर दूँ कि जैसे पहला दे दिया नोकरेक दे दिया, ठीक है, फिर कंचनजंगा दे दिया, ठीक है, फिर अगस्तमलाई दे दिया, और चौथा जैसे दे दिया एक तरह से मरु उद्यान। तो आपको कहेगी कौन सा नहीं है, तो मरु नहीं होगा। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। उसके बाद है कि 2008 यूनेस्को एमएबी मान्यता प्राप्त है, यानी जो कौन से 12 है जिनको मान्यता प्राप्त है। तो अभी हमने पीछे देख लिए हैं 12, लगभग आपको याद हो गए होंगे, और जो 6 थे जिनको नहीं मिला हुआ था, यानी 12 + 6 यानी टोटल 18 जो हमारे बायोस्फीयर रिजर्व है। उसके बाद पूछा था 2013 नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड हिल, ठीक है। तो अभी हम पीछे देखा ही था कि कहाँ स्थित है, गारो में, ठीक है। मेघालय जो है उसमें क्या है कि पहले गारो है, फिर खासी है, फिर जैंतिया है। खासी में क्या होता है, बहुत ज़बरदस्त बारिश होती है, और यहाँ पर क्या है एक तरह से इसमें जो अपना मानसीराम और चेरापूंजी कहाँ है, खासी में ही है। तो गारो है जो यहाँ पर एक तरह से ये अपना नोकरेक पाया जाता है।
तो ये हो गया। फिर 2014 में जैव विविधता के साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति कौन सी है? इसमें इन्होंने क्या था, बायोस्फीयर रिजर्व की सीधी डेफिनेशन पूछी थी। ठीक है, जब हम एनवायरनमेंट को पढ़ते हैं उसकी या बायोडाइवर्सिटी को पढ़ते हैं, उसकी कंजर्वेशन को पढ़ते हैं, तो कंजर्वेशन को 2 भागों में बांट जाता है। ठीक है, एक तो इन सीटू, ठीक है, और एक होता है एक्स सीटू। ठीक है, एक होता है एक्स सीटू। इन सीटू का मतलब होता है कि जहाँ जो प्रजाति है वहीं उसका संरक्षण करना, तो इसे बोलते हैं इन सीटू। ठीक है, जैसे नेशनल पार्क हो गया, इसको आप वहीं करते हो जहाँ पर शेर है या कोई भी चीज़ है, या सरिस्का है, राष्ट्रीय मृग उद्यान है, तो इसमें आप कहीं उसको लेके थोड़े जा रहे हो, अगर गोडावण वहाँ है तो वहीं संरक्षित कर रहे हैं, तो इनको हम बोलते हैं, जैसे नेशनल पार्क हो गया, सेंचुरीज हो गई और ये बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, तो ये तीनों क्या हो गए इसके पार्ट इन सीटू के। एक्स टू क्या हो गया, जैसे कोई प्रजाति है वहाँ पर खत्म हो रही है, तो इसको हमने कहीं चिड़ियाघर में या बोटनिकल गार्डन में उसको संरक्षित कर दिया, तो ये फिर एक्स टू हो गया, यानी बाहरी उसका संरक्षण। तो ये चीज़ें आ गई थी 2014 में। फिर 2017 में क्वेश्चन आया था कि पूर्वी घाट और पश्चिम घाट को मिलाने वाला बिंदु कौन सा, तो अभी हमने देखा ही था, कौन सा था, नीलगिरी। कौन सा था, नीलगिरी। तो ये क्वेश्चन एक तरह से पूछा गया था। इस टाइप से ये हमने देख ली है क्वेश्चन। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप हमें पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स के अंतर्गत। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसमें जोड़ें, ताकि हम इसी प्रकार के वीडियो लाते रहें और आपका करंट अफेयर्स में हम योगदान करें, ताकि आप आने वाली परीक्षाओं में सफलता अर्जित करें। जय हिंद, वंदे मातरम।